चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे जो हमने अपने कोचिंग के बच्चों को टेस्ट के लिए दिया था, और वही आज हम देखेंगे। ये तीसरे चैप्टर का टेस्ट हुआ है जिसमें बच्चे ये प्रश्न किए हैं। आइए हम फिर से इन प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे यहाँ से पहला प्रश्न लिया गया है जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये 10 नंबर का पूरा पूर्णांक था और 40 मिनट का टाइम दिया गया था। 10 का पूर्णांक था, 40 मिनट का टाइम था, और इसमें कुल मिला के सभी सेक्शन में 2-2 प्रश्न थे। इसका मतलब ये 4 दूनी 8 1 9 प्रश्न इसमें आए थे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन इसके हल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और इसके बाद देखेंगे कुछ दूसरा। तो जैसा कि ये पहला प्रश्न है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमें पता है कि प्रतिस्थापन विधि में एक से मान निकाल करके दूसरे में रखना होता है। तो पहले हम इसमें देखेंगे चेक करके कि क्या इसके वाकई में मान निकालना संभव है अथवा नहीं। अगर मान निकालना संभव होगा तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हम चेक करेंगे। 3/9 यानी कि 1/3 आएगा। 1/3 यहाँ से आएगा, माइनस का 1/-3 यानी कि 1/3 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से 3/9 यानी कि 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों बराबर है। तीनों बराबर की कंडीशन क्या होती है? इसके अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होंगे, और हम इसको इतना ही लिख के छोड़ देंगे, इसको हल नहीं करेंगे। अगर इसके अद्वितीय हल होता तो हम इसको हल कर लेते। तो चलिए ठीक है, अब मैं ये प्रश्न हटा देता हूँ और इसकी जगह हम कोई दूसरा प्रश्न करेंगे। तो ये जैसा कि मैंने हटा दिया, अब एक ये दूसरा प्रश्न है। इसी का पहले प्रश्न का दूसरा भाग है। इसमें 2 संख्याओं का अंतर दिया है। तो हमने मान लिया कि वो संख्याएं x तथा y। पहली संख्या हमने क्या मान ली? x, तथा दूसरी संख्या क्या मान ली? y। और ये कह रहा है, हमने ये मान लिया कि x बड़ी है y से, यानी कि x बड़ी है किससे? y से। ये कह रहा है दोनों का अंतर क्या है? 26 है। इसका मतलब x में से y घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा? 26। फिर इसके बाद कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी, ये बड़ी वाली, ये 3 गुनी है किसकी? y की। इसका मतलब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम देख रहे हैं, ये कह रहा है कि x हमारा क्या है? 3 गुना है किसका? y का। तो y में हम 3 का गुणा करा देंगे। ये दूसरा समीकरण बन गया। इससे उठा के मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण दूसरा है। इसका मान उठा के यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह 3y ऋण y बराबर 26। इसका मतलब 3y में y घटेगा तो ये आ जाएगा 2y बराबर 26, यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारा 26/2, यानी कि आ जाएगा 13। y बराबर आ गया 13, और ये 13 उठा के मान रख देंगे कहाँ पे? ये y की जगह समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे ही समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 26। ये 13 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 39। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो 39 है, जो छोटी संख्या है वो हमारी 13 है। तो चलिए ठीक है, अब मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि इसको कहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं विलोपन विधि से, यानी कि ये प्रश्न है जिसमें क्या कहना है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि में बराबर करा लेते हैं। x + y बराबर 5 समीकरण 1, यहाँ पे 2x ऋण 3y बराबर 4 समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम 2 का गुणा करा दें तो इसके x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, घटाने पर घट जाएंगे। तो समीकरण 1 में हमने कितने से गुणा करा दिया? समीकरण 1 में गुणे 2 करा दिए तो ये क्या आ जाएगा? 2x धन 2y बराबर 5 दूनी 10। ये समीकरण 1 से आया है तो ये तीसरा बन जाएगा। अब इसको घटा देंगे, क्या लिखेंगे? घटाने पर चिन्ह बदल देंगे। ये घट गया, माइनस का 3y माइनस का 2y बराबर माइनस का 4 ऋण 10, यानी कि आ जाएगा माइनस का 6। यहाँ आएगा माइनस का 5y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल। y बराबर क्या आ गया? 6/5। y बराबर
ये 6/5 आ गया। अब हम इसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 में रखना आसान है। तो चलिए ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x धन 6/5 बराबर 5। ये पूरा का पूरा हम उधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऋण 6/5, यानी 5 × 5 = 25, और 25 में 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 19/5। x बराबर क्या हो गया, 19/5। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अब हम इसके अगला वाला क्वेश्चन हम इधर करेंगे। तो चलिए देखिए, मैं इस प्रश्न को इधर करूँगा और इसके लिए जगह थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। चलिए देखिए, ये प्रश्न पढ़िए एक बार और समझिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं नूरी और एक तरफ सोनू। नूरी है, सोनू है। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना वर्तमान उम्र x वर्ष नूरी की हमने मान लिया, और y वर्ष मान लिया किसकी, सोनू की। तो 5 वर्ष पूर्व इसकी क्या हो जाएगी, इसमें 5 घटा देंगे, इसमें 5 घटा देंगे। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिख लेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, x धन 10, यानी कि वर्तमान से x धन 10 और ये y धन 10, इतनी उम्र हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को करने में बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी दिक्कत आती है, इस वजह से हम आसान तरीके से बताते हैं, जिससे करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए ठीक है, अब जैसा प्रश्न बोलेगा प्रश्न अनुसार हम लिख के करते जाएंगे। तो इसमें कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व ये जो सोनू की आयु है इससे ये 3 गुना है, 3 गुना है ना। इसका मतलब इसमें 3 का गुणा करा दें तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि हमें x ऋण 5 में और यहाँ y ऋण 5, ये 2 चीज़ दी है हमें। तो ये कह रहा है कि इसकी उम्र 3 गुनी। इसका मतलब हम 3 का इसमें गुणा करा दें तो ये बराबर हो जाएंगे। x ऋण 5 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3y - 15। तो x - 3y बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, समीकरण 1। अब ये दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन थी, अब हम यहाँ दूसरी कंडीशन से हल करेंगे। ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि x धन 10 बराबर y धन 10, 2 गुनी कह रहा है तो 2 से गुणा करा दो। तो x धन 10 बराबर 2y धन 20, यहाँ x ऋण 2y बराबर, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 10 बचेगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब ये दोनों समीकरणों को लेके मैं हल करूँगा। तो चलिए ठीक है, अब मैं इस प्रश्न को हटा देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। अब हमें केवल दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करके x y के मान निकाल लेना है, जो सोनू और नूरी की आयु होंगी, और वर्तमान आयु ही पूछ रहा था। तो ठीक है, मैं इस समीकरण को पहले वाले को भी इसी के नीचे लिख लेता हूँ, 3y बराबर माइनस का 10, ये समीकरण पहला। अब इसको हम कह देंगे घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3y में 2y घटेगा तो यहाँ आएगा y, 10 10 20, y का मान क्या आ गया, y मतलब सोनू की आयु 20 वर्ष है। इसको उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। चलो ठीक है, हम 1 में रखते हैं। तो x बराबर क्या है, x बराबर निकलेगा 3y ऋण 10, यानी कि 3 गुणे y की जगह 20 ऋण 10, 20 तिहाई 60, 60 में अगर 10 घटाएंगे तो ये 50 वर्ष, यहाँ 20 वर्ष, क्योंकि ये उम्र है इसलिए ये वर्षों में आएगी। और इस तरह से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर लिया। चलिए ठीक है, हम आगे करेंगे अगला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एक बार और इसको देख लीजिएगा बैक करके। वैसे मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करके अच्छे से बता दूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो वज्र गुणनखंड विधि से ये हल करना है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, पहले मैं चेक करूँगा कि ये वज्र गुणनखंड विधि इसमें लग पाएगी अथवा नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको 3 को इधर ले आओ, तब वज्र गुणनखंड विधि लग पाएगी। ये समीकरण 1 है, यहाँ 3x - 9y बराबर 2 है, तो हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 2 = 0 हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको 1/3 यहाँ
इनको हल करेंगे तो माइनस का 3/-9 यानी कि 1/3 आएगा। यहाँ से 3/2 आएगा। ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, अर्थात A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन का मतलब ये होता है जब यहाँ पे कटे लास्ट में कटने का मतलब है कि इसके कोई हल संभव नहीं। क्या लिखेंगे? कोई भी हल संभव नहीं है। जब हल ही संभव नहीं है तो हम इसके मान कैसे निकालेंगे? इसका मतलब हमें केवल इतना ही करके इस प्रश्न को छोड़ देना है, हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम और अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि बीजीय गुणनखंड विधि का दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इधर ले आओ। इसके बाद 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा हो गया। तो करना कैसे, x बटे, जब x लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, यानी कि 1 गुणे माइनस का 8, माइनस का 8 आएगा, फिर माइनस लगा लेंगे, फिर 2 गुणे माइनस का 5, 2 पंचे 10 यानी कि माइनस का 10, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर माइनस y बटे, तो y वाला छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो 2 8 16, माइनस का 16, माइनस 5 15, माइनस का 15 यानी कि हो जाएगा प्लस का 15। फिर यहाँ 1 बटे, तो इनको छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, ऋण 3 एकम 3, 4 ऋण 3 यानी कि x बटे 2 आ गया, यहाँ माइनस का y बटे माइनस का 1 आ गया। ये 16 ही आ रहा था ना, चलिए ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, ये 16 ही लिखा है हमारा। 1 बटे 1 हो गया, या सीधे 1 लिख दो आप, 1 लिख दो। एक बार इसको इसके बराबर कराएंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, एक बार इसको इसके बराबर कराएंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। ये भी हल हो गया। इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से हल हो गया। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसको थोड़े से छोटे में कर दिया है, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। अब एक प्रश्न है जो चौथे का पहला है। चौथे का पहला क्या दे रखा है कि 1/2x + 1/3y इज इक्वल टू 2। इसको हम पहले मान लेंगे कि माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b मान लिए, तो ये हो जाएगा a बटे 2 + b बटे 3 बराबर 2। इसको हल कर लो, 6 आएगा लासाइन का। 3a + 2b बराबर 2, 3a + 2b बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण 1 हमने बना लिया। इसी तरह समीकरण दूसरा उठाएंगे तो दूसरे में क्या है, दूसरे में है 1/3x + 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो चलिए इसमें भी रख देंगे, तो आएगा a/3 + b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसको हल करेंगे तो ये 6 आएगा, यहाँ पे 2a + 3b इज इक्वल टू 13/6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा कब, जब इधर पूरे के अपान में लिखा हो, इधर भी पूरे के अपान में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आ गया 2a + 3b इज इक्वल टू 13, ये समीकरण दूसरा है। ठीक, अब इस तरह से 2 समीकरण हमको मिल गए। हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें अगर हमें बराबर करना चाहते हैं तो इसमें हम कितने का गुणा करा दें, इसमें हम गुणा करा दें, इसमें देखो a को विलोपन करना है तो इसमें 2 का कराएं और इसमें 3 का करा दें। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, a धन 4 b बराबर 24। ये क्या आ जाएगा, 6a धन 9b बराबर 13 39। ये समीकरण तीसरा बन गया। ये समीकरण हमारा चौथा बन गया। 6a + 4b इज इक्वल टू 24 रख के नीचे इस वाले को हमने यहाँ पे रख लिया और इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5b बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आएगा यानी कि 15 आएगा, 5 × 15, तो यहाँ से b बराबर क्या निकल के आएगा, 15/5, 5 × 15 यानी कि b बराबर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। b का मान हम समीकरण चाहे जिसमें आप रख दीजिए। तो चलिए ठीक है, मैं इसमें रख देता हूँ 1 में। तो जैसे हम 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a + 2b की जगह क्या रखना है,
3 इज इक्वल टू 12। तो 3a इज इक्वल टू 3 दूनी 6 उधर जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा 6। a बराबर बचेगा क्या, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार जाएगा भाग देने पे। अब यहाँ a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह में 1/x बराबर 2। अब हम इसको पलट देंगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह क्या है कि b की जगह में हमें 1/y रखना है, 1/y बराबर 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। इस तरह से हमारा ये एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, ये दोनों आंसर निकल आए। अब बचा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इसी तरह करना है, कोई फेरबदल नहीं है, जितना है वो हम बताए दे रहे हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ी से देख लीजिए ये क्वेश्चन, ये ना कहने लगिए कि ये वाला क्वेश्चन बताया नहीं गया। फ़िलहाल होता ये है कि जैसे सेम क्वेश्चन है तो टीचर छुड़वा भी देते हैं, तो इतने में कोई वो बात नहीं है, खुद से भी कोशिश करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी इसी तरह करना है। 7x - 2y अपान में xy इज इक्वल टू 5। तो इसमें सबसे पहले इसके अपान में इतना, इसके अपान में इतना अलग अलग लिख देंगे। 7x अपान में xy माइनस 2y अपान में xy इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x कैंसिल होगा, 7 अपान में y माइनस 2 अपान में x इज इक्वल टू 5। ये जैसा प्रश्न पहला था वैसा बन गया। 1/y की जगह a, 1/x की जगह b रख देंगे और कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 8x प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 1 था हमारा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 8x अपान में xy प्लस 7y अपान में xy इज इक्वल टू 1। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 8 अपान में y प्लस 7 अपान में x इज इक्वल टू 1। ये भी कुछ ऐसे बन गया, 1/y की जगह में a रख देंगे, 1/x की जगह में b रख देंगे। यहाँ पे मान के ऐसा इसको हल कर लेंगे। तो जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है वैसा इसको भी कर लेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छा प्रश्न है। इसको करने में थोड़ी सी बच्चों को तकलीफ़ होती है, लेकिन है बहुत अच्छा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए कि जैसे धारा की दिशा क्या है, ऐसे, और ऋतु भी ऐसे ही अगर तैर रही है, और ऋतु की चाल हमने माना है कि ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, सापेक्षिक चाल बराबर x धन y होगी। अच्छा, यहाँ पे कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, दूरी बटे समय। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर, ये चाल है, चाल बराबर दूरी 20 किलोमीटर दिया है, बटे समय 2 घंटा। तो यह आ गया 10। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 10। अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो धारा इधर है, ऋतु इधर है, इसका मतलब x माइनस वाई। ये धारा की दिशा में था, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल, सापेक्षिक चाल x माइनस वाई बराबर धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी कि 4 दूरी बटे समय, यानी कि 2। x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण दूसरा बन गया, ये समीकरण पहला बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को चाहे जैसे आप हल कर दीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा तजुर्बा नहीं लगना है। इस तरीके से हम ये धारा वाला प्रश्न भी बड़े आसानी से कर लेंगे, यानी कि हमें सापेक्षिक चाल ज्ञात करनी होगी। तो देखिए, एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि आ जाएगा 6। तो x बराबर क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऋतु की चाल है। अच्छा, इसका मान उठा के हम रख देंगे, इसी समीकरण में रख देंगे, x की जगह 6। चलो हम इसमें रख देते हैं, x की जगह 6, इसमें रख देता हूँ मैं, x की जगह 6। तो 6 उधर जाके घटेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे आंसर आ गए। चलिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही। थैंक यू।